हे गाइस, वेलकम टू ब्राइट मेड। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर का फार्माकोग्नोसी का ये सेकंड लेक्चर होने वाला है, जो कि हम पढ़ने वाले हैं स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी और ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में क्या डिफरेंस है इसके बारे में। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं स्कोप के बारे में। तो आइए जानते हैं स्कोप। स्कोप मतलब आप समझते हो कि आखिर फार्माकोग्नोसिस्ट जो फार्माकोग्नोसी लोग पढ़ते हैं वो कितने जगह पे काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर फार्माकोग्नोसी जैसे आप कोई सब्जेक्ट चुनते हो तो आपको क्या क्या स्कोप हो सकता है, आगे आप क्या बनोगे। अगर आप बायो लेते हो तो आप नर्स बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, ठीक है, पैरा मेडिकल स्टाफ बन सकते हो। तो ये आपका क्या हो गया, स्कोप टाइप का हो गया। उसी तरह अगर फार्माकोग्नोसी जो स्पेशल चैप्टर है, स्पेशल सब्जेक्ट पढ़ता है, जिसको हम लोग फार्माकोग्नोसिस्ट कहते हैं, ठीक है, फार्माकोग्नोसिस्ट कहते हैं, वो जो अपना जो क्या क्या स्कोप है उनका, ठीक है, कोई फार्माकोग्नोसी पढ़ा तो क्या आगे फ्यूचर में कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग स्कोप में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। तो पहले देखिए, अगर हमारा स्कोप की बात करें तो जो हमारा क्रूड ड्रग्स और उनका एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट जो है वो कोर है फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट का। अगर हम बात करते हैं जो हमारा क्रूड ड्रग्स, अगर फार्माकोग्नोसी में हम लोग पढ़ते क्या है, जो भी प्लांट एनिमल से या फिर मैराइन सोर्स से जो हमारा केमिकल कंस्टिट्यूएंट निकलते हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो फार्माकोग्नोसी का कोर क्या है, जो भी ड्रग हमारा कहाँ से आ रहा है, या तो प्लांट से आएगा, या तो एनिमल से आएगा, या फिर कोई भी मैराइन सोर्सेज से आएगा, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। किसमें, फार्माकोग्नोसिस का ये कोर यही है, ठीक है। अब देखिए, फिर अगर कोई भी जैसे केमिकल कंस्टिट्यूएंट मिला तो उसका हम लोग केमिकल कंस्टिट्यूएंट का हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज में यूज करते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, कोई भी अगर डिजीज हुआ है, आप अगर सर्दी खांसी बुखार कुछ भी हुआ आपको, किसी से डिजीज से आप पीड़ित हैं, तो उस केमिकल कंस्टिट्यूएंट का ड्रग के रूप में यूज करके आप उस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। इसके बारे में लोग स्टडी करते हैं। कॉस्मेटिक्स, ये तो सबसे अच्छी चीज है। कॉस्मेटिक्स आप देखते होंगे, गोरे पाने के लिए क्या क्या लोग कर रहे हैं। कॉस्मेटिक्स जो है आयुर्वेद चीज काफी लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, एक्ने वगैरह या फिर स्किन डिजीज को ठीक करने के लिए या फिर अपने गोरापन लाने के लिए बहुत सारी चीजों का यूज कर रहे हैं। फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो कपड़ों बनाने में, कपड़े में जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो कपड़े बनाते हैं हमारे इंडस्ट्री, उसमें फार्माकोग्नोसिस्ट का भी यूज है। कि कैसे यूज है, क्योंकि कोई भी केमिकल, अगर आप डाई का नाम सुने तो डाई जो यूज होता है वो कहाँ से आता है, या तो कोई प्लांट सोर्स से आता है, या फिर एनिमल सोर्स से आता है, या फिर मैराइन सोर्स से आता है, ठीक है। तो उस सोर्स से यूज करके डाइज लोग बनाते हैं। तो इस फार्माकोग्नोसिस्ट का यहाँ स्कोप हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ। उसी प्रकार फूड इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में कैसे हुआ, क्योंकि फूड इंडस्ट्री में भी हम अपना मनचाहा भोजन जो है अपने एक किसी भी एनिमल्स को यूज करके, ठीक है, प्लांट प्रोडक्ट को यूज करके हम बना सकते हैं। अगर उसी के एग्जांपल की बात करें तो एक ब्रेड आता है, हमारा ब्रेड आ गया, ठीक है। एक ब्रेड जो है हम लोग कैसे बनाते हैं, तो आप सभी जानते हैं ब्रेड को हम लोग ईस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूज से बनाते हैं, फर्मेंटेशन से बनाते हैं। तो किसके अंदर फार्माकोग्नोसिस्ट का रोल यहाँ भी हुआ, ठीक है, ये एक स्कोप हो गया। फिर हर्बल जूसेस एक्सट्रैक्ट करने में, हर्बल जूसेस मतलब एलोवेरा जूस आप सभी ने पिया होगा, ठीक है, एलोवेरा का जूस हो गया, गिलोय का जूस हो गया। तो ये हर्बल जूसेस को एक्सट्रैक्ट करने में इसका यूज होता है। फार्माकोग्नोसिस्ट बताते हैं कि हाँ आप ये हर्बल जूस पियोगे तो आप इतने स्वस्थ रहोगे, इतना इम्यूनिटी आपका सही से रहेगा, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। फिर हमारा कोई सब्जेक्ट में, अगर फार्माकोलॉजी में, फार्मास्यूटिक्स में और बायोटेक्नोलॉजी में, अब ये कैसे हुआ, ठीक है, अब फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, इसमें कैसे यूज होगा। तो बात करते हैं फार्माकोलॉजी का। तो फार्माकोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मोड ऑफ एक्शन किसी भी ड्रग का, तो उसी फार्माकोग्नोसिस सेम फार्माकोलॉजी में स्टडी करता है। सपोज एक लीफ से केमिकल निकाला, ठीक है, केमिकल निकाला, तो इस केमिकल का हमारा बॉडी पे कैसा मोड ऑफ एक्शन होगा, बॉडी पे क्या होगा, कैसा मोड ऑफ एक्शन। कहने का मतलब ये है कि कोई केमिकल है तो फार्माकोलॉजिकली कितना एक्टिव है हमारे बॉडी पे, जैसे दे रहे हैं तो अपना इफेक्ट शो कर रहा है कि नहीं। हमको बुखार लगा है, हम कोई हर्बल ड्रग लिए तो मेरे पे ठीक हो रहा है कि नहीं। अगर ठीक हो रहा है तो उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, तो पहले हम कौन सा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बताएंगे कि आप कौन से रूट, सबलिंगुअल लेना है या फिर ओरल रूट से लेना है, ठीक है, उसके बारे में, और कैसे जाएगा, एब्जॉर्प्शन होगा और कितना इफेक्ट देगा, ठीक है, इसके बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं। मतलब फार्माकोलॉजी में इतना बताना होता है कि कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन कैसे दे रहा है, हम कोई ड्रग ले रहे हैं तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन कैसे दे रहा है। फिर आता है हमारा फार्मास्यूटिक्स, ठीक है। फार्मास्यूटिक्स में कहने का मतलब होता है, जनरली इसे हम फार्मास्यूटिक्स डील करता है ना डोजेस फॉर्म, मतलब एक फार्माकोग्नोसिस्ट जो है, जो फार्माकोग्नोसिस से फील्ड से गया है, और फार्मास्यूटिक्स में कैसे स्कोप हो सकता है उसका। तो यही बताता है कि फार्माकोग्नोसिस जो है, फार्मास्यूटिक्स क्या डील करता है, जनरली डोजेस फॉर्म के बारे में बताता है। तो फार्माकोग्नोसिस भी यही काम करता है कि आप डोजेस फॉर्म के बारे में आपको रिलेट करके फार्मास्यूटिक्स से बता सकता है कि आप अगर कोई ड्रग ले रहे हो, सपोज आपने गिलोय लिया तो कोई ये तो ना कहते ना कि आप जो है एक पूरा मग पी जाओ उठाकर,
कोई कहता है ना कि हल्का सा लो, ठीक है, इसमें डोज उतना तो फिक्स नहीं है, लेकिन बहुत सारे केमिकल जो हम निकालते हैं ना, तो उसका डोज क्या करना होता है, फिक्स करना होता है, ताकि साइड इफेक्ट मिनिमम हो। या फिर आप जानते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अगर आप ज़्यादा ले लोगे तो आपका लिवर डैमेज हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकता है, तो उससे बचाने के लिए इनका यूज है कहाँ पे, फार्मास्यूटिक्स में। फिर आता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी नाम से क्लियर है, किसी भी बायोलॉजिकल सब्सटेंस के फील्ड में टेक्नोलॉजी को डेवलप करके हम कोई केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स को बनाते हैं, ठीक है, कोई भी केमिकल कंस्टिट्यूएंट को बनाते हैं, मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी आप समझ रहे हो, बायोलॉजिकली एक्टिव जो टेक्नोलॉजी को यूज करके, नए नए टेक्नोलॉजी आप सभी जानते हैं, बहुत सारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जैसे होता है, तो उसके किसके अंतर्गत आता है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है। मतलब हम कितनी तरह से हाइब्रिड को बना सकते हैं, कितनी तरह से बायोलॉजी टेक्नोलॉजी को यूज करके, जैसे एमआरआई मशीन हो गया, ठीक है, एमआरआई मशीन एक टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसमें बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड कैसे यूज हो सकता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एक फार्माकोग्नोसिस्ट पढ़ सकता है, कैसे पढ़ सकता है भैया, वो तो फार्माकोग्नोसिस्ट है, तो वो जैसे आप कोई केमिकल कंस्टिट्यूएंट लिए, तो उस केमिकल कंस्टिट्यूएंट को और क्या हम टेक्नोलॉजी यूज करके उसका हम थेरेपेटिक इफेक्ट को बढ़ा सकते हैं, तो ये बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आएगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए फिर आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, टिश्यू कल्चर, दो मेन टर्म आते हैं हमारा। जेनेटिक इंजीनियरिंग में कैसा इसका यूज है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में अगर बात करते हैं तो एक जो है किसी का जीन, जेनेटिक इंजीनियरिंग होता ही है क्या, एक जीन को स्प्लिट करके, ठीक है, ये बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत भी आता है। एक जीन को सपोज दैट कि कोई उसी बच्चे को जो है बचपन से कुछ खराबी है जीन में उसका, तो उस जीन को सीगमेंट को निकाल के नया एक अच्छा जीन हम वहाँ पे इम्पोज कर देंगे, ठीक है, लगा देंगे, तो बच्चा क्या होगा, स्वस्थ हो जाएगा। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी इसका स्कोप है, ठीक है। फिर एक आता है हमारा टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या होता है, कोई भी सीगमेंट, सपोज दैट किसी भी हम मेडिसिनल एक्टिव कंपाउंड को, या फिर जिसके अंदर मेडिसिनल वैल्यू है, सपोज दैट कोई भी मैराइन सोर्स का एनिमल ले लिए, एनिमल का क्या करेंगे हम, लीवर सेल, जैसे एनिमल का अगर कोई लीवर सेल ले लिए, ठीक है, लीवर सेल ले लिए, जिसमें क्या है, कुछ ना कुछ तो ऐसा ड्रग है जो कि हम लोग के बॉडी पे इफेक्ट कर सकता है अच्छे से, और हम लोग को स्वस्थ रहने में, मतलब कोई डिजीज ठीक कर सकता है, ऐसा एक मेडिसिनल केमिकल है उसमें, ठीक। तो इस लीवर सेल में से क्या करेंगे हम, एक टिश्यू को क्या करेंगे, सेल या टिश्यू में से क्या करेंगे, लीवर में से एक टिश्यू को काट लेंगे, ठीक है, और उसको हम लोग क्या करेंगे, अपने एक मीडियम में ग्रो करवाएंगे, मीडियम में ग्रो करवाएंगे, और इस जो मीडियम में ग्रो करवाएंगे ना, इसमें से क्या होगा, हम अपना केमिकल कंस्टिट्यूएंट को निकालेंगे, केमिकल को निकालेंगे, और फिर इसी केमिकल को यूज करके हम क्या करेंगे, एक नया ड्रग बनाएंगे, एक नया दवा बना देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा जो है एनिमल को भी हार्म नहीं हुआ, एनिमल को बस सेल एक टिश्यू तो काटे हैं, बस छोटा सा, ना ज्यादा कुछ तो किया नहीं है, ठीक है, तो उतना हार्म नहीं हुआ, और फिर उससे हमारा ड्रग भी मिल जा रहा है। तो ये किसका टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है कि नहीं, टिश्यू कल्चर, बिल्कुल टिश्यू कल्चर ऐसे काम करता है। अब देखिए फिर आता है हमारा क्रूड ड्रग्स एंड देयर प्रोडक्ट आर ऑफ इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस एंड प्रॉफिटेबल कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स। कितना अच्छी बात है, देखिए कितने, जो आप अगर आयुर्वेदा की बात करो, तो आयुर्वेदा को अगर एक्सट्रैक्ट करने में, जैसे केमिकल एक्सट्रैक्शन में तो आपको क्या खर्च आता है, लेकिन आप हर जगह पे अगर आप नीम के पेड़ में से कोई केमिकल ले रहे हो, तो नीम का पेड़ आपको कितना अच्छा इजिली सोर्स मिल जाता है, नहीं, बहुत जगह पे जाओगे नीम इजिली अवेलेबल है, ठीक है, तो कितना कम खर्च लगा आपको, जीरो कोई कॉस्ट नहीं लगा, लेकिन एक्सट्रैक्शन में बहुत ही मिनिमम खर्च आती है, ठीक है, बहुत ही मिनिमम खर्च आती है। लेकिन वहीं पे अगर नीम कंटेनिंग फेस वॉश की बात करो तो 150 रुपये 200 रुपये में मेनली बहुत लो 100 ml का बहुत ही लो क्वांटिटी का आता है, आपका 150-200 का मिलता है। तो देखिए कितना कम मार्जिन है और कितना ज़्यादा इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है। तो इसी कारण से आयुर्वेदा जो है बढ़ भी रहा है, और इसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स, मतलब उस पैसा इससे बहुत ज़्यादा आता है, इनसे जैसे सिंपली बोले तो, क्योंकि इसका खर्च बहुत कम है, और इसका लगभग 70 to 80% इसका मार्जिन है, मतलब प्रॉफिट है जनरली पैकेट में, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इस टाइम में फार्माकोग्नोसी में। फार्माकोग्नोसिस जो है वेरियस बहुत सारे एस्पेक्ट में काम कर सकता है। जैसे अगर कोई फार्माकोग्नोसिस से ग्रेजुएट कर लिया, अच्छे से पीजीओजी कर लिया, तो कहाँ जाएगा, एकेडमिक्स में जाएगा, या तो वो टीचर बन जाए, ठीक है, या फिर क्या करे, प्राइवेट इंडस्ट्री में कोई काम करे, उस पर प्राइवेट इंडस्ट्री में जाए, फिर उसमें क्या करे, रिसर्च करे, या फिर फॉर्मुलेशन करे। फॉर्मुलेशन करने का मतलब है कि नया नया केमिकल निकाल कर उसको, जैसे दवा बनाना हो गया, ठीक है, नीम फेस वॉश कौन बनाता है, फार्माकोग्नोसिस्ट बना सकता है, तो इस तरह से काम करेगा। फिर आता है गवर्नमेंट एडेड में, ठीक है, गवर्नमेंट में बहुत सारी इसकी वैकेंसी निकलती है फार्माकोग्नोसिस की, तो इसमें जाकर वो काम कर सकता है। रिसर्च सभी जानते हैं कितने सारे जो फाइटोकेमिकल्स
फाइटोकेमिकल्स कंटेनिंग प्लांट्स जो है, जो वैसा प्लांट्स जो कि केमिकल कंस्टिट्यूएंट रखते हैं, वो अभी अननोन है, अभी धीरे धीरे इनका खोज है। अभी हम आयुर्वेद में जो है 1-2% भी आगे नहीं पहुंचे हैं, ठीक है। इतना ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, इतना लंबा इसके अंदर स्कोप आता है, तो रिसर्च में इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसमें फार्माकोग्नोसिस आसानी से जा सकता है। फिर आता है हमारा ट्रांसजेनिक प्लांट। ट्रांसजेनिक प्लांट कहने का मतलब है कि एक से ज़्यादा जीन। अब एक से ज़्यादा जीन हम क्यों लाएंगे, उसमें ज़रूरत क्या है एक से ज़्यादा जीन लाने का? तो देखिए एक से ज़्यादा जीन लाने का ज़रूरत इसलिए है, सपोज दैट ये हमारा एक पौधा है, ठीक है ना, ये एक छोटा सा पौधा है, छोटा सा पौधा है, इसमें जो है ना हमारा फल लगता है, ठीक है। फल ज़्यादा लगता है इसमें, लेकिन कीड़ा भी ज़्यादा लगता है। इसमें क्या लग रहा है, फल बहुत ज़्यादा लग रहा है, उसमें कीड़ा भी ज़्यादा लग रहा है, कीड़ा भी ज़्यादा लग रहा है। और एक क्या हमारा बड़ा है, ये देखिए बड़ा सा पौधा है जिसमें फल कैसा लग रहा है, कम लग रहा है, और इसमें कीड़ा भी कम लग रहा है। कीड़ा समझ रहे हो, इंसेक्ट क्या लगेगा, इसमें इंसेक्ट लग रहा है तो खराब तो हो जा रहा है, तो फिर मेरा मिला क्या, कुछ नहीं मिला। तो देखिए इस तरह से बनाया जाए कि फिर दोनों को ट्रांसजीन, इसका जीन इसमें ट्रांसफर करके या फिर इसका जीन इसमें ट्रांसफर करके हमको ऐसा प्लांट बनाए जो कि मेरा पेड़ जो है, ठीक है, पेड़ बड़ा हो, एक कैरेक्टर इसका वाला आ जाए कि हमारा फल ज्यादा मिले, और एक कैरेक्टर इसका वाला आ जाए कि कीड़ा कम लगे, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों का जीन को यूटिलाइज करके हाइब्रिडाइजेशन करके एक ऐसा प्लांट बनाए जो कि हमारा इसमें फल तो ज्यादा दे, फल भी ज्यादा दे, और इसमें कीड़ा भी कम लगे। तो इसको हम ट्रांसजेनिक प्लांट कहते हैं, जो कि एक फार्माकोग्नोसिस आसानी से कर सकता है। किसमें करता है, मेडिसिनल कंटेनिंग प्लांट्स में, ठीक है। वैसा प्लांट जो मेडिसिनल वैल्यू रखता हो उसमें करने के लिए इस बहुत ही इजीली, जैसे कि नीम हो गया, फिर और भी नीम के साथ कुछ कुछ मिलाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, नया प्लांट बना सकते हैं जो कि इजीली अवेलेबल हो, मीन्स जिसमें मेडिसिनल कंटेनिंग कंपाउंड हो, कमर्शियली यूजफुल हो, उस टाइप से, ठीक है जी। देखिए अब हमारा गवर्नमेंट रिसर्च ट्रांसजेनिक प्लांट हो गया। हर्बल प्रोडक्ट्स, ये तो सब जानते हैं, पतंजलि प्रोडक्ट्स, हर्बल प्रोडक्ट्स, डाबर वगैरह हो गया, जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, क्या हर्बल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, इसका तो मांग दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो हर्बल प्रोडक्ट्स में इसका यूज होगा। अब फार्माकोग्नोसिस क्या कर सकते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी बैकग्राउंड, ये बहुत, अब इतना सारा हम लोगों ने क्या देखा, स्कोप देखा, तो इससे हम लोग यही पता चलता है कि जो एक फार्माकोग्नोसिस्ट है ना, वो मल्टी डिसिप्लिनरी बैकग्राउंड में काम कर सकते हैं, ताकि हमारा जो फाइटो मेडिसिन है, वैसा मेडिसिन जो कि प्लांट्स, जनरली प्लांट्स यूजफुल होते हैं, उनके फील्ड में ये काम कर सकें, ठीक है, कंट्रीब्यूशन कर सकें इन द फील्ड ऑफ फाइटो मेडिसिन। फाइटो मेडिसिन के फील्ड में हमको क्यों फाइटो मेडिसिन चाहिए, क्योंकि बहुत सारे केमिकल कंपाउंड है ना जो कि प्लांट में पाए जाते हैं और हमको पता भी नहीं है, हाँ जी, पता भी नहीं है हमको, इतने ज़्यादा फाइटोकेमिकल्स प्लांट पाए जाते हैं, केमिकल्स हमारे प्लांट में, तो इनको एक्सट्रैक्ट करें। क्यों फाइटोकेमिकल्स जरूरी है, क्योंकि इनका देखिए साइड इफेक्ट ना हो या बहुत ही कम होता है इनका साइड इफेक्ट। थेरेप्यूटिक इफेक्ट लंबा हो सकता है आपको कुछ ज़्यादा दिन लग जाए ठीक होने में, लेकिन साइड इफेक्ट नहीं है तो कितना अच्छा बात होती है ना। तो ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होता है। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग जो ऐसा ड्रग है जो कि सेलुलर पार्ट ऑफ प्लांट से ऑब्टेंड हुआ है। सेलुलर पार्ट ऑफ प्लांट कहने का मतलब है कि वैसा पार्ट जिसमें सेल पाए जाते हो। सेल किसमें पाए जाएंगे, या तो लीफ होगा, ठीक है, पत्ते में, फ्रूट में, ठीक है, सीड, और किसमें, सीड में हमारे सेल होंगे, ठीक है, और बार्क में सीड हो सकते हैं बिल्कुल, और फ्रूट्स, लीफ, सीड्स वगैरह जितने जो स्टीम होते हैं सब में जो सीड जिसमें हमारा सेलुलर पार्ट्स रहेगा, उससे जो हमारा ड्रग ऑब्टेन होगा उसको हम लोग ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कहेंगे। और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग किसको कहेंगे, जो कि नॉन सेलुलर पार्ट से ऑब्टेन हो, ठीक है। जैसे कि हम अगर गम की बात करें या फिर जूस, किसी भी फ्रूट्स में अगर हम जूस निकाल देते हैं, ठीक है, तो जूस क्या है, नॉन सेलुलर पार्ट है, उसमें कोई सेल है नहीं। अब जूस से जो हम केमिकल निकालेंगे उसको हम अनऑर्गेनाइज्ड के अंदर में रखेंगे, ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के अंदर में रखेंगे। अगर हम ऑर्गेनाइज्ड ड्रग की बात करें जो कि सेलुलर पार्ट से आता है, तो कुछ ड्रग जैसे लीफ हो गया, लीफ जो है जैसे एग्जांपल दे वस्का और सेना, दो लीफ होते हैं, पत्ते होते हैं, तो इससे हमारा ड्रग ऑब्टेन हो सकता है। फ्रूट्स की बात करें तो फेनिल डील, बार्क की बात करें तो सिंकोना बार्क, ठीक है। ये जो हमारा पार्ट ऑफ प्लांट है जो कि सेलुलर है, लीफ क्या है, सेलुलर पार्ट है। इससे इसका एग्जांपल है लीफ का, जो दो लीफ का हम एग्जांपल दिए हैं, जो कि क्या होता है, लीफ से हम किसी भी ड्रग को ऑब्टेन कर सकते हैं। फ्रूट से जैसे कि फेनिल और डील में से अगर कोई केमिकल निकालते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कहेंगे। बार्क में से सिंकोना बार्क हो गया, उसमें से निकालें। जैसे कि और अगर बात करते हैं, अगर ट्राइकोम्स की बात कर रहे हो, टर्मरिक, हल्दी, ठीक है, जिंजर हो गया हमारा, इससे अगर हम कुछ निकालते हैं तो किसके अंतर्गत आता है, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के अंतर्गत आएगा। अब अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग की बात करें तो वैसा ड्रग जो कि नॉन सेलुलर पार्ट ऑफ प्लांट से ऑब्टेंड हो।
जैसे नॉन सेलुलर पार्ट बोले तो या तो हम किसी जूस को सुखा दिए, ड्राइड जूस, ठीक है, ड्राइड जूस से जो ऑब्टेंड हो, जैसे कि एलोवेरा हो गया, कीनो हो गया, ठीक है, ये ड्राइड जूस हो गया। इसमें अगर जूस में से जो केमिकल निकालेंगे उसको नॉन सेलुलर और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के बाद अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में रखेंगे, क्योंकि वो नॉन सेलुलर पार्ट है। जैसे गम की बात करें तो अकेसिया क्या हो गया, हमारा गम हो गया, ठीक है, रेजिन हो गया, तो जेलैपा रेजिन, जेलैपा से अगर हम निकालते हैं, ठीक है, तो उसमें से जो हम अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग निकालेंगे, मतलब नॉन सेलुलर पार्ट्स में निकाल, जैसे कि फैट से अगर हम कोई निकालते हैं तो फैट क्या है, फैट को अगर किसी में फैट है तो फैट में सेल होगा क्या, फैट पार्ट। जैसे कि अगर बात करें लार्ड, ठीक है, लार्ड क्या हमारा फैट है, इसमें से अगर जो ड्रग निकलेगा अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ सोर्सेस ऑफ ड्रग के बारे में बात कर लेते हैं। सोर्सेस ऑफ ड्रग मतलब हमको ड्रग कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं, तो मेनली जो बताया गया ना, हमारा ड्रग जो है 4 जगह से मिलेगा। प्लांट सोर्स से, एनिमल सोर्स रहेंगे, मैराइन सोर्स रहेंगे, ठीक है, और एक टिश्यू कल्चर करके भी हम ड्रग निकाल सकते हैं। मेनली होता है हमारा प्लांट्स, एनिमल, मैराइन और एक मिनरल सोर्स। मिनरल सोर्स क्या होते हैं आगे हम डिस्कस करेंगे तुरंत से, ठीक है। तो पहला हमारा प्लांट सोर्स हो गया। प्लांट देखिए क्या हो गया, प्लांट के सब पार्ट में से हमारा क्या मिलेगा, ड्रग मिलेगा। जैसे कि अगर लीव्स की बात करें, पत्ता, फ्लावर, फ्रूट्स, रूट, सीड, बार्क, स्टीम, सब जगह से हमारा क्या मिलता है, ड्रग मिलता है। मींस ये सबसे प्लांट पार्ट जो है ड्रग का, ये प्लांट जो है ना सबसे एंशियंट, बहुत पुराना जो है, पुराना पार्ट है हमारा। मींस सबसे पहले से जाना जाता है कि प्लांट से हमारा ड्रग मिलते हैं, बहुत पहले के लोग भी इसको जानते थे, ठीक है। तो ऐसा ड्रग मींस ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट पार्ट्स, पहला लीफ से। और कौन कौन सा ड्रग मिलेगा, तो डिजिटेलिस लीफ का मैंने बात कर रहा है। डिजिटेलिस का जो लीफ है और डिजिटॉक्सिन देता है। इससे हम कौन सा केमिकल निकाल पाते हैं, डिजिटॉक्सिन निकाल पाते हैं, जो कि एरिथमिया में हेल्प करता है, ठीक है। एरिथमिया आप सभी जानते हैं, इरेगुलर हार्ट बीट को एरिथमिया कहते हैं, तो इसको ठीक करने में हेल्प करता है। अगर आप डिजिटॉक्सिन ले लोगे ना तो आपका एरिथमिया से बचा जा सकता है, ठीक। और दूसरा आता है हमारा फ्लावर। फ्लावर जो है, तो फ्लावर पार्ट कौन, जैसे कि फ्लावर का नाम आप गुलाब, सबसे बढ़िया एग्जांपल रोज जो है, रोज वाटर देता है जो कि क्लींसिंग है। आप देखते हो कि बहुत सारे जो एजेंट रहते हैं जो फेस में अप्लाई करते हैं ना, बहुत सारे गुलाब जल लगाते हैं, तो रोज वाटर कहाँ से आ गया, हमारा फ्लावर से ऑब्टेंड हुआ है, जो कि क्लीनिंग एजेंट देता है, हमारा क्लीनिंग करने में हेल्प करता है फेस को, ठीक है। फिर तीसरा आता है फ्रूट्स। फ्रूट्स सभी जानते हैं, फ्रूट्स में से कौन सा प्लांट मीन्स मेडिसिन ऑब्टेन फ्रॉम फ्रूट आर सेनापोड। सेनापोड एक फ्रूट का नाम है जिससे कि एंथ्रासिन ऑब्टेन होता है, ठीक। सेनापोड एक फ्रूट का नाम है जिसके एंथ्रासिन निकलता है और ये परगेटिव एंड लैक्सेटिव इफेक्ट देता है। परगेटिव लैक्सेटिव इफेक्ट करने का मतलब है कि आपको अगर कॉन्स्टिपेशन हुआ है, कब्ज हुआ है, तो इससे आपको आराम मिलेगा। मीन्स बॉयल मूवमेंट को क्या करता है ना, फास्ट कर देता है। अगर आप परगेटिव लैक्सेटिव कहते हो मीन, ठीक है, तो आपको जो है पेट आराम से खाली हो जाएगा, तो आप बच जाओगे इजिली। फिर आता है रूट से कौन सा प्लांट मिलता है, जैसे रोल्फिया एक रूट है। रोल्फिया क्या है, रूट है, और रोल्फिया में से हम रेसरपिन निकालते हैं, जो कि हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट क्या होता है, मीन्स वही ज्यादा बीपी वाला, हाई बीपी, जिसका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है उसको हाइपरटेंशन कहेंगे। तो रोल्फिया में से ऑब्टेन होता है रेसरपिन एक केमिकल जो कि हाइपरटेंशन में यूज होता है। फिर हमारा सीड आ गया, बीज में से भी हमारा केमिकल निकलेगा। नक्स भूमिका एक बीज का नाम है। नक्स भूमिका क्या नाम है, इस एक बीज का नाम है, जिससे स्टाइकीन निकलता है केमिकल। कौन सा केमिकल निकलेगा, स्टाइकीन केमिकल निकलेगा, जो कि सीएनएस स्टिमुलेटर का काम करता है। सीएनएस स्टिमुलेटर मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करेगा, स्टिमुलेट कर देगा। मीन्स हमारा एक्शन क्या करेगा, फास्ट कर देगा, मतलब घुमा देगा पूरा, ठीक है। फिर हमारा एनिमल सोर्स आते हैं। बहुत सारे प्लांट्स जो प्लांट से तो हम लोग देख लिए, और बहुत सारे ड्रग जो होते हैं उन्हें एनिमल से निकाले जाते हैं, एनिमल के डिफरेंट पार्ट से निकाले जाते हैं, तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो ड्रग जो ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल सोर्सेस आर आइसोलेशन ऑफ इंसुलिन फ्रॉम पैनक्रियाज। जो पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज आप सभी जानते हैं उसमें इंसुलिन होता है, ठीक है, इंसुलिन का सिक्रीशन होता है। तो पैनक्रियाज में से हम क्या करेंगे, इंसुलिन को निकालते हैं। किसका, पैनक्रियाज में से इंसुलिन को क्यों निकालेंगे, अरे भाई कोई जरूरी थोड़ी है कि हम इंसानों का बात कर रहे हैं, ठीक है। अदर एनिमल्स से हम क्या करते हैं, पैनक्रियाज से इंसुलिन निकालते हैं, उस तरह से हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अब तो टेक्नोलॉजी के हेल्प से हम लोग इंसुलिन बना रहे हैं, ठीक है ना। तो जो डायबिटीज वाले पेशेंट होते हैं उनको क्या कर जाता है, इंसुलिन दिया जाता है ना। तो वही इंसुलिन क्या करेगा, बहुत मात्रा में इंसुलिन हमको बनाना, ड्रग के रूप में बनाना है, तो हम लोग पैनक्रियाज में से निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर सीप थायराइड जो है एक थायरोक्सिन देता है। सीप के थायराइड में से थायरोक्सिन निकाला जाता है। सभी जानते हो थायरोक्सिन जो क्या, थायरोक्सिन, ठीक है, ये हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में ये भी हेल्प करता है। हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में हेल्प करेगा। हाइपरटेंशन मैंने आपको बताया, हाई ब्लड प्रेशर। फिर मैराइन सोर्सेज की बात करें, ठीक है, तो हम सभी जानते हैं मैराइन मतलब होता क्या है कि एक्वाटिक में जो पानी में रहते हैं, ओशियन में रहते हैं, सीज में रहते हैं। उसमें भी 2 तरह के होते हैं एक्वाटिक में, एक होता है फ्रेश वाटर, एक होता है मैराइन।
फ्रेश वाटर कहने का मतलब है जो कि प्योरली फ्रेश वाटर में रहे, ठीक है। मैराइन कहने का मतलब है कि नमकीन पानी वाले। वैसा जीव जंतु जो कि नमकीन पानी में रहते हैं उनको मैराइन सोर्सेस जनरली कहा जाता है, ठीक है। तो मैराइन सोर्सेस से कौन कौन सा ऑप्टेन हो गया? तो पहला सीवीड्स हो गया। सीवीड्स से हम क्या निकालते हैं? आयोडीन निकाल देते हैं, सीवीड्स, ठीक है। सीवीड्स से हम आयोडीन निकालते हैं, और आयोडीन का यूज आप सभी जानते हैं। आयोडीन डिफिशियंसी, किसी को आयोडीन का कमी हो गया तो किसी को क्या होता है? ग्वाइटर हो जाता है। ग्वाइटर क्या होता है? ये वाला गर्दन है ना, ये इतना बड़ा फूल जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इसको डिफिशियंसी को ठीक करने के लिए, आयोडीन के डिफिशियंसी को ठीक करने के लिए हम उसको क्या देते हैं? आयोडीन देते हैं। आयोडीन कहाँ से ऑब्टेन होगा? सीवीड से। तो मैराइन सोर्स एनिमल है ना, मैराइन एक सोर्स हुआ कि नहीं, इससे हम मेडिसिन निकाल रहे हैं ना। फिर आता है लाइमुलस। लाइमुलस हम लोग हॉर्सशू क्रैब इसको कहते हैं, ठीक है। हॉर्सशू क्रैब, ठीक है। इसका घोड़े का पैर की तरह इसका क्रैब होता है, ऐसा ऐसा चलने वाला, ठीक है। तो ये जो है ना लाल टेस्ट परफॉर्म करने, लाइमुलस एमीबोसाइट लाइसेट टेस्ट, इसका फुल फॉर्म है लाइमुलस एमीबोसाइट लाइसेट, LYSATE। लाइमुलस एमीबोसाइट लाइसेट टेस्ट होता है जो कि पायरोजन को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। पायरोजन डिटेक्ट करता है मतलब पायरोजेन, ठीक है। पायरोजन क्या करता है? हमारा जो भी फीवर उवर होता है ना, ये फीवर, किसी को फीवर होता है तो क्या होता है उसमें पायरोजन का मात्रा बढ़ जाता है, तो इसीलिए उसको फीवर होता है। तो पायरोजन कितना है इसको टेस्ट करने में हेल्प करता है कौन? लाइमुलस, ठीक है। लाइल टेस्ट इसको परफॉर्म करने में हेल्प करता है। अब मिनरल सोर्स, मिनरल सोर्स मैंने आपको बताया बहुत सारे हमारा अर्थ क्रस्ट में तो भंडार है मिनरल्स का, ठीक है। बहुत सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं ना, मेडिसिनल कंटेनिंग वैल्यू जो है क्या करते हैं, बहुत सारे सोर्स हैं उसमें भी बहुत सारे हम केमिकल्स को क्या करते हैं, हमारे ड्रग में यूज करते हैं, अपना मेडिसिन बनाने में यूज करते हैं। तो उसी में से एक आता है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड का यूज करते हैं, मिनरल है कि नहीं? मिनरल सोर्स मेटल्स और नॉन मेटल से जो प्राप्त हो उसको मिनरल सोर्स कहेंगे। द सोर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेटल एंड नॉन मेटल पार्ट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड मिनरल सोर्स, ठीक है। तो कौन कौन से ड्रग ऑब्टेन होंगे? तो पहला जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट है जो कि एक्जिमा और हमारा वुंड्स में हेल्प करता है। कहीं भी छोटा छोटा घाव हो जाता है या फिर एक्जिमा हो जाता है, खुजली हो जाता है, ठीक है, जोर से खुजली हो गया तो उसमें हम क्या करते हैं, जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट मिलता है ना हमको, लीजिए ऑइंटमेंट लगा दीजिए, जाल लोशन वगैरह, तो उसमें हम यूज करते हैं ताकि एक्जिमा और वुंड जो है हमारा ठीक हो जाए। फिर आता है गोल्ड सॉल्ट, ठीक है। गोल्ड का सॉल्ट अगर है तो अर्थराइटिस में हेल्प करता है। अर्थराइटिस में हेल्प करता है मतलब गठिया कह सकते हैं उसको। अर्थराइटिस मतलब हमारा जो क्या होता है ना, फ्लूइड, ये पैरों में अर्थराइटिस नहीं हो जाता है, जो कि फ्लूइड में क्या आ जाता है, छोटे छोटे क्रिस्टल बन जाते हैं, ठीक है। साइनोवियल फ्लूइड में छोटे छोटे क्रिस्टल बन जाते हैं जो कि अगर ऐसे ऐसे करेंगे या फिर पैर ऊपर नीचे करेंगे ना, बहुत ज़्यादा दर्द देता है, उसको अर्थराइटिस कहेंगे। तो उसमें गोल्ड सॉल्ट का यूज करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम। तो देखिए सोर्स हो गया कि नहीं। फिर आता है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट परगेटिव इफेक्ट देता है। परगेटिव इफेक्ट कहने का मतलब है कि वही जो कॉन्स्टिपेशन, कब्ज को ठीक कर दे, बॉयल मूवमेंट को क्या करे, बढ़ा दे। मीन्स आपका जो यहाँ पे कुछ नहीं हो जाता है, कुछ खाना लिया नहीं पच रहा है तो क्या करेगा, उसको बढ़ा देगा और आसानी से क्या करेगा, उस खाने को आपको किडनी में डाल देगा, ठीक है। फिर ये तो मैग्नीशियम सल्फेट क्या करता है, परगेटिव इफेक्ट देता है। तो ये मिनरल सोर्सेस हो गया, मैराइन सोर्स, एनिमल सोर्स और प्लांट सोर्स। तो आपको ये घबराना नहीं है, आपको लिखना कैसे है, द मैनी प्लांट कंटेनिंग मैनी ड्रग्स एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट कंटेनिंग डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग, मेन समझना जरूरी है, ठीक है। नोट्स तो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, समझ। अब आता है हमारा लास्ट कौन है, टिश्यू कल्चर लास्ट है। लास्ट कौन है हमारा, टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर को आइए थोड़ा सा जल्दी समझ लेते हैं। टिश्यू कल्चर होता क्या आखिर, देखिए अगर टिश्यू कल्चर की हम बात करें, ध्यान देना है यहाँ पे, अगर टिश्यू कल्चर नाम से पता चल रहा है टिश्यू कल्चर, कहीं ना कहीं हम टिश्यू को निकालकर कल्चर कर रहे हैं। कल्चर कर रहे हैं, किससे कल्चर कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, सपोज दैट ये कोई इंसान है, एक आदमी है, ठीक है, ये आदमी है, इसका हेल्दी लीवर है, यहाँ पे क्या है, लीवर। इस लीवर में से हम एक टिश्यू निकाल दिए, एक टिश्यू निकाले इसके लीवर में से। फिर क्या किया, कल्चरल मीडियम लिए और इस टिश्यू को क्या किया, यहाँ पे ग्रो करवाएं, ठीक है। इस टिश्यू को यहाँ पे क्या किए, कल्चर किए। कल्चर करने के बाद इसमें से हम क्या किए ना, केमिकल निकाल लिए। हो सकता है उसका लीवर सेल में क्या केमिकल कंपोनेंट मिलेगा, तो यहाँ से हम केमिकल निकाले और इसको करके हम बहुत सारे जो है केमिकल निकाल कर हम इसका यूज करने लगे, दवा बनाने में यूज करने लगे। तो ये जनरली टिश्यू कल्चर क्या होता है, प्लांट एनिमल सोर्सेस या फिर जो भी सोर्स होते हैं, जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, उनको टिश्यू या सेल को क्या करता है, कट लगा के निकाला जाता है और उसको कल्चर मीडियम पे ग्रो कराया जाता है। और उसमें कल्चर मीडियम पे ग्रो क्यों, कैसे कर जाएगा ग्रो, उसको सूटेबल इन्वायरमेंट दिया जाता है जो उसका चाहिए, जैसे टेम्परेचर किसी को चाहिए, प्रेशर चाहिए फिक्स, ठीक है, वैसा इन्वायरमेंट चाहिए ताकि ग्रो करे, तो ऐसा प्रोवाइड किया जाता है। और उनको क्या किया जाता है, फिर इनका जो है टिश्यू को ग्रो कराया जाता है और उसमें से केमिकल कंस्टिट्यूएंट को निकाल लिया जाता है। तो टिश्यू कल्चर के हेल्प से, ठीक है, टिश्यू कल्चर के हेल्प से भी हम क्या करते हैं, बहुत सारे सोर्स ड्रग
टिश्यू कल्चर एक सोर्स ऑफ ड्रग हुआ कि नहीं, बहुत सारे ड्रग हम निकाल अपने आसानी से बना सकते हैं। और टिश्यू कल्चर हम लोग को मॉडल भी प्रोवाइड करता है। टिश्यू कल्चर पर हम क्या पढ़ सकते हैं, टिश्यू कल्चर है तो इसमें हम सपोज दैट मेरा टिश्यू है, टिश्यू ही तो है, और हम लोग ड्रग भी खाएंगे तो कहाँ जाएगा, टिश्यू में जाएगा। तो इस टिश्यू पे क्यों ना हम अपना जो प्रयास करना है टॉक्सिसिटी, किसी भी ड्रग देना है तो इसी पे अप्लाई कर ले। तो इसी टिश्यू पे हम क्या पढ़ लेते हैं, अपना टॉक्सिसिटी के बारे में जान लेते हैं, कोई ड्रग कितना इफेक्टिव है, कितना आसानी से मार रहा है, क्या ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम आसानी से मॉडल सिस्टम देता है टिश्यू कल्चर, तो उसके हम आसानी से पढ़ सकते हैं। तो ये था हमारा सोर्स ऑफ ड्रग। ऑल्सो आपको ये लेक्चर समझ में आएगा, ठीक है। अगर समझ में आया तो जरूर से सब्सक्राइब कर ले ताकि हर वीडियो आपको पहले मिलते रहे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम का आप जरूर से ज्वाइन कर ले दोनों। और हमारा नोट्स के लिए, आप नोट्स से घबराना नहीं है, मैं आपको समझाने आया हूँ, ठीक है। समझना बहुत जरूरी है, समझ गया तो आपसे एग्जाम में फोड़ कराओगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। नोट्स के लिए आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.brightmedico.com और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।